में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 12th NCERT केमिस्ट्री में जो कुछ टॉपिक है उसको लेके आगे चलने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कि जटिल यौगिकों में समावयवता। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये समावयवता है क्या। आइसोमेरिज्म व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म, आप समावयवता से क्या समझते हैं। तो वैसे यौगिक जिनके संरचना अनुसूत्र समान किंतु उनकी संरचना में भिन्नता होती है तो उसको हम लोग समावयवी यौगिक कहते हैं, और इस घटना को हम लोग समावयवता कहते हैं। तो यानी कि अनुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र जो भिन्न है, तो ऐसे जटिल यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं, समावयवी जटिल यौगिक कहते हैं, और इस घटना को हम लोग कहते हैं समावयवता। जटिल यौगिकों में अगर हम लोग समावयवता की बात करें, जटिल यौगिकों में समावयवता की अगर हम लोग बात करें तो जटिल यौगिकों में दो तरह की समावयवता पाई जाती है। पहली होती है संरचनात्मक समावयवता, जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है ज्यामितीय समावयवता, यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। संरचनात्मक समावयवता की अगर हम लोग बात करें तो वैसे जटिल यौगिक, आप वॉइस को सुन सकते हैं, वैसे जटिल यौगिक जिनमें जटिल यौगिक केंद्रीय धातु या आयन के चारों तरफ उपस्थित समूहों में अंतर होता है, या समावयवता की समावयवता गुण की जो आप कह सकते हैं कि समावयवता गुण की उत्पत्ति, किसी जटिल यौगिक में समावयवता गुण की उत्पत्ति जब केंद्रीय धातु या आयन के चारों ओर उपस्थित आयनों में भिन्नता के, चाहे लिगेंडों में भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। किसी जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु या आयन के चारों तरफ उपस्थित समूहों में अंतर के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। जबकि ज्यामितीय समावयवता जो होती है, ये आप ध्यान रखेंगे कि ज्यामितीय समावयवता हमेशा जब किसी हेट्रोलेप्टिक जटिल यौगिकों में, हेट्रोलेप्टिक जटिल यौगिक किसी हमेशा याद रखेंगे कि ये जो समावयवता है वो सिर्फ और सिर्फ हेट्रोलेप्टिक जटिल यौगिकों में ही देखी जाती है। जो भी होमोलेप्टिक जटिल यौगिक हैं वो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते, सिर्फ हेट्रोलेप्टिक जटिल यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो जब किसी हेट्रोलेप्टिक जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु या आयन के चारों तरफ लिगेंडों की स्थिति में परिवर्तन के कारण समावयवता गुण की उत्पत्ति हो, समावयवता गुण की उत्पत्ति हो, तो यह
घटना ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। तो किसी हेट्रोलिप्टिक, हमेशा ये याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये ज्यामितीय समावयवता जो है सिर्फ और सिर्फ हेट्रोलिप्टिक जटिल यौगिकों में देखी जाती है। तो जब किसी हेट्रोलिप्टिक जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु या आयन के चारों तरफ लिगेंडों की स्थिति में परिवर्तन के कारण समावयवता गुण की उत्पत्ति होती है, तो यह घटना ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। लेकिन वहीं अगर हम लोग संरचनात्मक समावयवता की बात करें तो वहां पे हेट्रोलेप्टिक या होमोलेप्टिक जटिल यौगिक की बात नहीं की जाती है। तो अगर संरचनात्मक समावयवता की हम लोग डिफिनीशन लिखें तो इसी को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। जब किसी जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु या आयन के चारों तरफ लिगेंडों में भिन्नता के कारण समावयवता गुण की उत्पत्ति हो तो यह घटना आपको संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। तो उसी चीज को अगर आप इस तरह से मॉडिफाई कर दीजिए तो आपका ये डिफिनीशन बन गया कि ये संरचनात्मक समावयवता को डिफाइन करता है। तो दोनों डिफिनीशन हमने आपको यहां पे बता दिया कि अगर संरचनात्मक समावयवता की बात करें तो ये अब जो डिफिनीशन बना वो ज्यामितीय का नहीं, वो हो गया आपको संरचनात्मक समावयवता का। तो यहाँ पे हेट्रो या होमो की बात नहीं होती है संरचनात्मक समावयवता में। किसी भी जटिल यौगिक के लिए बात की जा सकती है कि उसमें केंद्रीय धातु या आयन की तरफ जब लिगेंड या किसी आयन समूहों में अंतर के कारण अगर समावयवता उत्पन्न होती है तो उसे हम लोग कहते हैं संरचनात्मक समावयवता। तो आज की क्लास में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे संरचनात्मक समावयवता के बारे में, जिसका डिफिनीशन उन्होंने लिख दिया। ये संरचनात्मक समावयवता जो होती है 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अभी। तो पहली जो संरचनात्मक समावयवता होती है वो होती है आयनन समावयवता, यानी कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये जो समावयवता है किसी जटिल यौगिक में, ये समावयवता जो है किसी जटिल यौगिक में लिगेंड आयन एवं प्रतिकारक यानी कि काउंटर आयन में विनिमय के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि इस तरह की समावयवता किसी जटिल यौगिक में प्रतिकारक आयन एवं लिगेंड आयन होते हैं जो भी आयन के फॉर्म में रहते हैं उनमें विनिमय कार्य यानी कि एक्सचेंज हो जाने के कारण इस तरह की समावयवता जटिल यौगिकों में देखी जाती है। तो अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें एग्जांपल के तौर पे, अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसमें एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जैसे CO Cl2 NH3 का होल 4 आप यहां पे देख सकते हैं। Br या दूसरे फॉर्म में जो आप लिख सकते हैं इसको CO Cl Br NH3 का होल 4 COCl Br NH3 का होल 4 Cl। तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं यहां पे।
तो यहाँ पे आप जो अब इस तरह के जटिल यौगिक में जब आप आयोनाइजेशन कराइएगा तो दोनों में आपको अलग अलग आयन मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको आप आयनन कराएं तो आपको यहाँ पे जो आयन मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा, प्लस प्लस Br माइनस। जबकि वही जो आयन के विनिमय के कारण जो दूसरा जटिल यौगिक यहाँ पे बना है उसके आयन में आपको अंतर हो जाएगा, वहां पे जो आयन मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि Br माइनस मिल रहा है जबकि यहां पे Cl माइनस मिल रहा है, तो आयन में अंतर हो गया। यहां पे आप देख रहे हैं कि जो जटिल भाग है उसके अंदर Cl2 है, जबकि यहां पे आप देख रहे हैं कि Cl2 की जगह एक Cl है और एक ब्रोमाइड यहां पे उपस्थित है। तो अगर इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल आपको मिलता है जिसमें काउंटर आयन और लिगेंड जो आयन के फॉर्म में उपस्थित है उसके बीच एक्सचेंज के कारण समावयवता उत्पन्न होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं आपको आयनन समावयवता या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको अणु सूत्र में कहीं भी अंतर नहीं मिलेगा, अणु सूत्र सेम है यहां और यहां, लेकिन चेंज क्या हुआ है, दोनों का आयन चेंज हो गया। टूटने के बाद जो आयन बनना चाहिए वो आयन चेंज यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह की समावयवता एक संरचनात्मक समावयवता, और संरचनात्मक समावयवता में भी आयनन समावयवता है जिसमें एक्सचेंज होने के कारण जो बनने वाला आयन है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह की जो समावयवता है उसको हम लोग कहते हैं आयनन समावयवता या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरी हम लोगों की जो समावयवता होती है वो होती है, दूसरी समावयवता हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो वो होता है बंधनी समावयवता, उसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बंधनी समावयवता यानी कि लिंकेज आइसोमेरिज्म। बंधनी समावयवता लिंकेज आइसोमेरिज्म, इस तरह की समावयवता बेसिकली एम्बीडेंटेंट लिगेंड जिसमें वैसे जटिल यौगिक में देखी जाती है जिसमें एम्बीडेंटेंट लिगेंड मौजूद होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसमें आपको एक तरह से उभय दंतु लिगेंड, जिसको आप हिंदी में कहते हैं उभय दंतु लिगेंड मौजूद हो। तो डिफिनीशन अगर देखें तो हम लिख सकते हैं कि किसी जटिल यौगिकों में, किसी जटिल आप यहां पे लिख सकते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं, फिर से लिख देते हैं कि वैसे जटिल यौगिक, वैसे जटिल यौगिक जिसमें उभय दंतुर लिगेंड के भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा सेंट्रल मेटल से जुड़ने के कारण समावयवता गुण की उत्पत्ति होती है, बंधनी समावयवता कहलाता है। बंधनी समावयवता कहलाता है। तो इस तरह की समावयवता उसी में देखी जाती है जिसमें एम्बीडेंटेड लिगेंड मौजूद हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहां पे देखें तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह का होता है। यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे CO NH3 का होल 5NO2 Cl2, और दूसरा एग्जाम्पल जो होता है, दूसरा इसका समावयवी जो यहां पे होता है वो कुछ ऐसा होता है CO NH3 का होल 5ONO Cl2। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि इस जटिल यौगिक में नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि इस जटिल यौगिक में आपका ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है
वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल को, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है आपके सेंट्रल मेटल को। तो वहीं पे इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि वैसे जटिल यौगिक जिसमें उभय तंतु लिगेंड भिन्न भिन्न परमाणुओं द्वारा, यहाँ पे नाइट्रोजन द्वारा जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन द्वारा, भिन्न भिन्न परमाणु द्वारा सेंट्रल मेटल से जुड़ने के कारण समझौता की उनकी उत्पत्ति होती है, बंधनीय समझौता कहलाता है। हो गया। तो ये आपका अगर इस तरह का जटिल यौगिक जो आपको मिलता है, दिया जाता है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें आपका बंधनीय समझौता, ये जटिल यौगिक जो है वो बंधनीय समझौता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा तो दो जटिल यौगिक आप दिए, पेयर ऑफ जटिल यौगिक आपको दिए जाएंगे, एक ये और ये। तो दोनों में आप जो अंतर, आप सबसे पहले आपको ये मिलाना होगा कि इसका अणुसूत्र ठीक है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। फिर आप जो भी आपको कैरेक्टर आपको याद है कि बंधनीय समझौता में क्या होता है, आयनन समझौता में क्या होता है, आगे जो दो बताने जा रहे हैं उसमें क्या होता है, तो उस बेसिस पे आप दोनों में अंतर देख करके बता सकते हैं कि दिए गए जटिल यौगिक में किस तरह की समझौता प्रदर्शित हो रही है। तो तीसरा जो हम लोग बात करने जा रहे हैं समझौता की, वो हमारा समझौता होता है समन्वय समझौता, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, समन्वय समझौता। तीसरा जो हमारा समझौता होता है वो होता है समन्वय समझौता, यानी कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो वैसे जटिल यौगिक जिसमें दोनों भाग यानी कि धनायन भी और ऋणायन भी, दोनों भाग जटिल हों, उनमें केंद्रीय धातु या लिगेंड, कुछ भी आप कह सकते हैं, केंद्रीय धातु कहिए चाहे लिगेंड कहिए, केंद्रीय धातु या लिगेंड के विनिमय के कारण उत्पन्न समन्वयता कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो हमने अभी कहा कि जिसमें दोनों भाग जटिल हो, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहां पे देख सकते हैं कि CO NH3 का होल 6 और फिर CR CN का होल 6। तो यहाँ पे जो निगेटिव पार्ट्स है उसमें आपका क्रोमियम जो है वो सेंट्रल मेटल के रूप में और साइनाइड जो है वो लिगेंड के फॉर्म में है, जबकि धनात्मक में कोबाल्ट यहाँ पे सेंट्रल मेटल के फॉर्म में है। तो अगर एक्सचेंज हो जाता है, दोनों के बीच एक्सचेंज हो जाए, तो यहाँ पे जो नया बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा CR NH3 का होल 6, जबकि CO CN का होल 6। तो इस तरह का जो जटिल यौगिक और इस तरह के जटिल यौगिक पेयर आपको मिलते हैं, तो ये आपके इसका मतलब है कि समन्वय समता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर दोनों भाग जटिल हो तो सीधे तौर पे आप बता सकते हैं कि इसमें समन्वय समता ही प्रदर्शित की जा रही है ना। तो आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हैं कि दोनों का, चूंकि यहाँ पे CO धनात्मक में है और CR ऋणात्मक में है, वहीं यहाँ पे एक्सचेंज हो गया है, CR धनात्मक में हो गया है और CO जो है ऋणात्मक पार्ट्स में चला गया है। तो इस तरह की समझौता अगर प्रदर्शित हो रही है तो ऐसी समझौता को हम लोग कहते हैं आपको समन्वय समझौता, यानी कि कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो अगला जो हम लोग समझौता देखने जा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं विलायक समझौता, यानी कि सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। विलायक समझौता, सॉल्वेट, या जो चौथा हम लोग देखने यहां पे जा रहे हैं विलायक समझौता, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो इस तरह की समझौता उसमें देखी जाती है जिसमें कोई सॉल्वेंट अणु, जैसे आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सेंट्रल मेटल से जुड़ा होता है, लेकिन उसके दूसरे समावयवी में वो जो है
विलायक की भूमिका निभाने लगता है। पहले जो सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ था वो अब विलायक की भूमिका निभाने लगता है। तो ऐसे जटिल यौगिक को अगर इस तरह की समानता देखी जा रही है तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे कि वैसे जटिल यौगिक जिनमें H2O अणु के गुण में अंतर परिवर्तन के कारण समावयवता गुण की उत्पत्ति होती है विलायक समावयवता कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका फल है, आपको इसमें आप देख सकते हैं कि H2O जो है वो लिगेंड के फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे आपका Cl2 जो है वो आपको काउंटर आयन के रूप में है। लेकिन दूसरे में इसके समावयवी में आपका जो ये H2O है अब वो लिगेंड के फॉर्म में उपस्थित ना होकर के एक विलायक की भूमिका निभाने लगता है और वो जो है आ जाता है आपको यहाँ पे आपका जो H2O है वो अब विलायक की भूमिका निभाने लगता है। और इस तरह अगर कोई जटिल यौगिक अगर इस तरह की कोई समावयवता प्रदर्शित हो रही हो, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वहां पे आपका H2O जो है वो विलायक की भूमिका निभा रहा है, जबकि यहाँ पे आपका H2O सीधे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है सेंट्रल मेटल के साथ। तो अगर इस तरह की समावयवता प्रदर्शित हो रही है तो इसको हम लोग कहते हैं विलायक समावयवता। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि वैसे जटिल यौगिक जिनमें H2O अणु के गुण में अंतर परिवर्तन के कारण समावयवता गुण की उत्पत्ति होती है विलायक समावयवता कहलाता है। तो गुण में अंतर परिवर्तन कहने का मतलब है कि यहाँ पे H2O लिगेंड की भूमिका निभा रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका जो गुण है वो लिगेंड का होगा, लेकिन यहाँ पे H2O विलायक की भूमिका निभा रहा है, तो यानी कि वहां पे वो सॉल्वेंट का जो गुण है वो प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि गुण में अंतर परिवर्तन हो रहा है विलायक के गुण में H2O के गुण में। इसीलिए इस तरह की समावयवता अगर देखी जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं विलायक समावयवता, जो एक प्रकार का संरचनात्मक समावयवता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया आपने संरचनात्मक समावयवता, जिसमें हम लोगों ने 4 की डिस्कस की, आयनन समावयवता, सॉल्वेंट समावयवता, बंधनी समावयवता और समन्वय समावयवता। तो ये 4 तरह की समावयवता हम लोगों ने देखी। अगला जो हमारा क्लास होगा वो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि ज्यामितीय समावयवता, जो हमने शुरू में ही आपको बता दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलिप्टिक जटिल यौगिकों में देखा जाता है। क्यों ऐसा होता है ये हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में।